हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम। और जैसा कि आपको पता है कि हम KVS PRT टीयर 2 के EVS पोर्शन को कवर कर रहे थे और 3-4 टॉपिक हमारे शेष बचे हैं, तो उसको हम एक सिंगल वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जितना हो पा रहा है उतना मैं करता हूँ, वरना एक पार्ट और बना दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम तक कोई भी दूसरी वीडियो मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ, इसलिए इसी वीडियो में आखिरी 2 बात आपसे इस वीडियो से पहले मैं करना चाहता हूँ। पहली चीज़ क्या है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे पेपर बन रहा है ना, देखते समय, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आपसे चीज़ें गलत हो सकती हैं, बनती हुई चीज़ें गलत हो सकती हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एक प्रश्न को 2 बार पढ़िए, ये मैं बार बार कहता हूँ। इवन ये चीज़ मैं खुद के लिए कहता हूँ, लेकिन अप्लाई नहीं करता हूँ। कई बार मुझसे भी ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, बट मैं भी ये गलत कर देता हूँ, तो मुझे पता है आप भी गलत कर रहे हैं। और पिछला वाला पेपर तो भाई क्वालिफाइंग था और 300 मार्क्स का था, है ना, 300 मार्क्स का। ये 100 मार्क्स का है, और यहाँ आपके 1-2 क्वेश्चन भी आपका सिलेक्शन क्या कर सकते हैं, इससे आपका चूक सकता है। दूसरा, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है इस बार रिटर्न और जो इंटरव्यू है उसका रेशियो है 85:15। आप इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं 85 की। रिटर्न में अगर आप किसी से 7 मार्क्स आगे होंगे, इंटरव्यू में उसको ये आपका अंतर करने के लिए एटलीस्ट 15-20 मार्क्स एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल काम हो जाएगा फिर, है ना। 15 के आसपास मार्क्स लेने पड़ जाएंगे उसको, अगर आपको पीछे करना है तो इतने एक्स्ट्रा लेने पड़ जाएंगे। तो समझ रहे हैं, 6-7 मार्क्स आपसे कोई आगे है तो वो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ रिटर्न का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आप एक भी मार्क्स का जो महत्व है उसको कम मत समझें, है ना। एक भी मार्क्स का कम महत्व नहीं है, वो आपका सिलेक्शन आपको मिला सकता है, या फिर वो आपको सिलेक्शन चुका भी सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ पैनिक ना करें। हो सकता है आप पेपर देखें और आपसे शुरुआत में 60 क्वेश्चंस ही बन रहे हों। आपके मन में आएगा यार इतने में तो कुछ नहीं होने वाला, कट ऑफ तो 70-75 जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो आपसे आ रहा है उस वाले पार्ट को पहले करिए, उसके बाद पैनिक मत करिए, और बाकी बचे हिस्से में से आराम से थोड़ा सा काम माइंड से सोचिए क्या और क्या किया जा सकता है। आराम से आप 70% मार्क्स ले आएंगे और एटलीस्ट रिटर्न तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप पैनिक करेंगे तो बनते हुए प्रश्न भी गलत हो जाएंगे, और 60 में से अगर कम हो गए तो फिर मैं पहले ही आपको रिटर्न का रोल बता चुका हूँ। यहाँ आप जो है वो हो सकता है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट ही ना हो पाए। ये दोनों गलतियाँ आपको नहीं करनी। सबसे बेसिक सलाह है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। चलिए, तो हमारे 2-3 टॉपिक हैं, एक तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन है और एक मैग्नेट से रिलेटेड है। तो मैं इसको हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप हिंदी में नहीं कराते, इंग्लिश में कराते हैं। तो इस बार हम इसको हिंदी में करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो है उसकी इंग्लिश की टर्म्स भी थोड़ा सा हम देखते रहेंगे, और मैं आपको टर्म्स बताते रहूँगा तुरंत। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है उसको शुरू करते हैं। देखिए, एक लड़की है, इसको शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने का बड़ा शौक़ है। तो अपनी दादी का उसका 60th बर्थडे है, तो उस पर क्या कर रही है, वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिख रही है। किसके बारे में लिख रही है? जो पुराने टाइम पे केरल से मसाले ले जाने वाला व्यापार था, उसकी जहाज़ पर आधारित एक कहानी। अब देखो, वो कहानी में लिख रही है कि उस रात जो है वो तूफान आया है। तूफान आए हैं तो बादल नहीं, और कह रहा है उस समय के जो नाविक थे वो रास्ता जानने के लिए तारों का सहारा लेते थे। अब जब तारा है नहीं क्योंकि बादल छा गए हैं, तो अब रेशमा को समझ में नहीं आ रहा कि कहानी हम आगे कैसे बढ़ाएं। तो फिर उसने सोचा भाई कि पहले के लोग दिशा कैसे जानते होंगे। वहाँ से उसको समझ में आया कि वो चुंबकीय दिक्सूचक या कंपास नामक यंत्र का प्रयोग करते थे। अब थोड़ा सा उसको जानने की जिज्ञासा हुई होगी कि कंपास क्या होता होगा। अब यहाँ से प्रश्न आया कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, है ना। तो यह चुंबक क्या होती है? तो चुंबक एक विशेष पदार्थ है या मटेरियल है जो क्या करता है, जो किसी खास तरह के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण रखता है ना। वो वस्तु है, वो चीज़ है, तो वो चुंबक है। तो जो चीज़ चुंबक से आकर्षित हो जाते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, यानी मैग्नेटिक। और जो दूसरे होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक कहलाते हैं, जो कि चुंबक से आकर्षित नहीं होते। अब देखो, इस वीडियो में केवल हम वही बात करने वाले हैं जो आपको पता नहीं है, या पता तो फिर भी है, लेकिन हम शॉर्ट में हम इसको एक्सप्लेन करते हुए निकलते जाएंगे। जैसे ये बात मैंने आपको बता दी है, अब आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न कैसा आ सकता है? प्रश्न हो सकता है आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है या कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, तो आपको ऑप्शन पढ़ना होगा और आंसर करना पड़ेगा। अब बुक में एक एक्टिविटी दी गई, लोहे की छीलन को एक चुंबक के आसपास क्या कर दिया गया है, बिखराया गया है, जिससे क्या हो रही है, वो ध्रुवों के तरफ बट गई है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, इसको एक को हम उत्तरी और एक को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, या नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं। अब एक चीज़ और है, चुंबक हमारी इतनी बड़ी है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मान लो हमने यहाँ से अब चुंबक को काट दिया, तो अब हमारे पास इतना हिस्सा बचा। क्या अब इसमें नॉर्थ पोल नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी ये साउथ पोल है और ये वाला हिस्सा अभी भी नॉर्थ पोल होगा। मतलब चुंबक को आप कितना भी छोटे हिस्से में कट कर दें, फिर भी उसमें नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा। अकेले एक ध्रुव का, एक पोल का अस्तित्व नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता नॉर्थ या साउथ पोल अकेला। अब कह रहे हैं कि अगर एक स्वतंत्र चुंबक को आप लटका दो, है ना, एक रस्सी से एक चुंबक को ऐसे लटका दो, तो किस दिशा में ठहरता है? तो आपको पता है वो नॉर्थ और साउथ दिशा की तरफ जो है चुंबक, ये क्या कहती है, ठहरती है। तो सबसे बड़ी बात है, कैसे पता करेंगे कि ये नॉर्थ एंड साउथ है? तो अब हमें पता है कि भाई जो सन है वो कहाँ से निकलता है ना, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट से निकलता है। तो अगर सूर्य की दिशा आपको पता है, सूर्योदय की, तो आप पता कर सकते हैं कि अगर सूर्योदय की ये दिशा है तो चुंबक कुछ इस तरह शो कर रही होगी अपनी लटकाने पर स्थिति, है ना, मतलब ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, इस तरह की स्थिति अपनी ज़रूर शो कर रही होगी। और स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद भी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब थोड़ा सा कंपास की जानकारी। कंपास क्या है? एक सर्कुलर बॉक्स होता है जिसमें क्या होता है, कांच का आवरण है, मतलब ग्लास से इस पर कवर लगा हुआ है, और इसके अलावा सुई के आकार की एक चुंबक होती है, और उसको एक खड़ी पिन पर क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। इसके बाद ये, ताकि ये आसानी से घूम सके, है ना, और ये स्वतंत्र चारों तरफ से घूमती रहती है। और सुई का वो सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है वो रेड, जो लाल रंग से रंग दिया जाता है, मतलब इसका ये वाला सिरा हमेशा उत्तर को बताता है एक को, तो अपने आप दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, दक्षिण के लिए हो जाएगा। अब यहाँ सुई के नीचे एक डायल भी होती है जिसमें ये दिशाएं भी अंकित रहती हैं, है ना, ताकि आप ये पता कर पाओ कि कौन सी दिशा में। जब सुई नॉर्थ की तरफ जाएगी, आप ऐसे पूरे चारों तरफ घूम के देखिए, जब सुई उस सीध में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये इस तरह से, है ना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा कि जो हमारे भारतीय थे पुराने, है ना, उन्होंने नौ संचालन के दौरान समुद्र में क्या करते थे, मछली के आकार का चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा यूज़ करते थे और तेल के बर्तन में उसको रखते थे। उसको मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहते थे। उसका यूज़ करके ये लोग क्या करते थे, दिशा प्राप्त करते थे। अगर दिक्सूचक की जो सुई है, मतलब कंपास है, उसकी जो सुई है, अगर ये एक चुंबक है, तो इसका मतलब है इसको किसी चुंबक के पास लाएंगे तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो चुंबक के पास लाने पर इसमें इफेक्ट पड़ता है। यहाँ से हमें चीज़ पता समझ में आ रही कि अगर उसका नॉर्थ पोल उसके सामने रहता है तो भाई ये क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है दूसरी तरफ, और साउथ पोल रहता है तो उसकी तरफ डिफ्लेक्ट होती है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक जैसे पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सबको पता है ये। कुछ और ध्यान रखने वाली बात है ना, कुछ चुंबकों में तो एन और एस से हम चिन्हित कर देते हैं जो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, लेकिन कुछ चुंबक जो होते हैं उसमें नॉर्थ पोल को वाइट पॉइंट से, है ना, सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से। या तो ये कह रहे हैं कि जो देखिए यहाँ देखो वाइट डॉट लगा हुआ है, ये वाइट डॉट लगा है, इसका मतलब है ये नॉर्थ है ना। अब ये नॉर्थ पोल है, ये दोनों नॉर्थ पोल पास में रखे तो ये वाली जो कार हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागेंगी। और ये भी ध्यान रखिए, अगर वाइट डॉट नहीं है तो उत्तरी ध्रुव को रेड कर देंगे और दक्षिणी ध्रुव को क्या कर देंगे, साउथ पोल को कर देंगे ब्लू, नीला। अब थोड़ा सा इससे प्रश्न बन सकता है ना कि चुंबकों को आपको सुरक्षित कैसे रखना है। चुंबक कहता है कि मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार मत रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों। दो चुंबकों के मध्य लकड़ी का टुकड़ा हो और सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हो तो वो अच्छा है। देखो यहाँ नर्म लोहे का टुकड़ा है दोनों तरफ और बीच में लकड़ी का टुकड़ा है। गर्म मत करो मुझे और गिराओ मत, हथौड़े से मत पीटो, मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत रखो। ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है। कुछ ये चुंबक है, उनके टाइप यू शेप्ड चुंबक है, ये मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट कहलाती है। और ये वलय मतलब रिंग मैग्नेट कहलाती है। क्या कहलाती है, रिंग मैग्नेट। तो देखा जाए इस चैप्टर में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो आपको पहले से नहीं आती हो।
तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी ज़्यादा, एक नॉर्मल सा टॉपिक था। थोड़ा सा इसका 8th वाला पार्ट देख लेते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, सीधा सीधा चुंबक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं उसको। तो ये लिखा है विद्युत चुंबकीय एवं तापीय प्रभाव, मतलब ये तो विद्युत का मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। तो सीधा सीधा मैग्नेट से रिलेटेड ये चैप्टर है नहीं, तो ज़्यादा पढ़ना इसका बनता नहीं है। फिर भी मैं इसमें से केवल इंपॉर्टेंट जानकारी देख के आपको साझा करता हूँ अगर होती है तो थोड़ी सी जानकारी है कि क्या लिखा है, चुंबक अथवा धारावाही तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव या जैसे दिक् सूचक सुई के विक्षेपण का अनुभव किया जा सकता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें एक एक्टिविटी की गई थी, आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी है जिसमें क्या हो रहा है कि जब स्विच ऑन किया जा रहा है तो ये सुई जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही, थोड़ी पहले नॉर्थ पे थी, अब क्या हो गई डिफ्लेक्ट। जैसे हमने ये स्विच ऑन किया, सर्किट क्लोज किया, स्विच ऑन हुआ जैसे ही, तो ये डिफ्लेक्ट हो गई थोड़ी सी। इसका मतलब है कि जो बहता हुआ करंट है उसमें पक्का है क्या होता है, उसकी वजह से वो मैग्नेटिक इफेक्ट डालता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करता है, तब तो ये डिफ्लेक्ट हुई, वरना क्यों होती। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही किसी तार में, किसी चालक में, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये वाली चीज़ जो सुई है इसको डिफ्लेक्ट होते हुए सबसे पहले देखा था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। तो इन्हीं ने क्या किया, उस चीज़ से रिलेटेड काम किया और ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया। अब एक और कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, है ना, या उत्थापक विद्युत चुंबक। तो उत्थापक विद्युत चुंबक या लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट वो बहुत प्रबल विद्युत चुंबक हैं, शक्तिशाली, जिनको क्रेनों से लटकाया जा सकता है और फिर धारा को ऑन ऑफ करके इसके चुंबकत्व को नियंत्रित किया जा सकता है। धारा ऑन की जाएगी तो ये विद्युत चुंबक लोहे या स्टील की वस्तुओं को उठाता है और ऑफ कर दी जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है, तो वस्तुएं वहाँ से मुक्त हो जाती हैं, मतलब रख जा सकती हैं। तो चीज़ों को उठाने धरने में, यहाँ वहाँ करने में यूज़ होता है। अब बाकी सारा इसमें जो है वो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं, इतना ही काफ़ी था इस टॉपिक के लिए, ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए था नहीं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ। अच्छी बात है, दोनों PDF मैंने साथ में ओपन कर लिया है, इंग्लिश हिंदी वाले दोनों खुश रहना। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मतलब अगर किसी मिश्रण में, किसी चीज़ में कुछ अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको सेपरेट कैसे की जाती हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, मिश्रण, किसी ठोस मिश्रण वह पदार्थ जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिले होते हैं, उसको हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी हाथ से अलग करो। अगर है ना, मान लीजिए आपके पास थोड़े से गेहूँ हैं, उनमें से आप उसकी भूसी हाथ से अलग कर रहे हो, कंकड़ अलग कर रहे हो, उसको बोलते हैं हस्तचयन, या इंग्लिश में बोलते हैं हैंड पिकिंग, है ना, हाथ से उठाना। बात समझ में आ रही होगी आसानी से। अब जब खेतों में फसल लगी हुई होती है, जैसे मान ली गेहूं की बाली जब खेत में लगी होती है, तो क्या प्लांट्स में उससे हैंड पिकिंग कर सकते हैं, हम उसका दाना अलग अलग पौधे से निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, उसकी भूसी और दाने को अलग करना है, उसको बोलते हैं हम थ्रेशिंग। हम क्या करते हैं, उसकी पूलों से दाने को अलग करने के लिए उसको पटकते हैं ज़ोर से, है ना, इसको बोलते हैं थ्रेश करना। आजकल थ्रेशर भी आते हैं, बहुत टाइम से आते हैं वो तो थ्रेशर, है ना। तो थ्रेश करना मतलब पटकना, पीटना। तो उसको जैसे ही पीटा, मारा, तो उससे क्या हुआ, दाने एकदम से इस भूसी में से अलग हो जाते हैं। अब बात हुई कि जो हम खेत से गेहूं लेके आए, उसमें गेहूं तो आ गए, लेकिन थ्रेश करते समय थोड़े थोड़े पतले पतले से कम कम जो है वज़न वाले उसमें जो भूसी अभी भी मिक्स रह गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेकिन कम मात्रा में फिर भी मिक्स रहेगी। अब हमें वो मिक्सचर को हटाना है। तो हमें पता है कि गेहूँ के दाने का वज़न ज़्यादा है और भूसी का वज़न कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, हवा का उपयोग करेंगे। और इस विधि को कहते हैं, भूसी और गेहूँ को अलग करना, ओसाई या विनोइंग। क्या करना, विनोइंग करना, हवा का यूज़ करके। विनो, ब्लो, विनो, है ना, समझ में आ रहा है, या विनो, विंड से समझ में आ रहा, विनो, है ना, तो कोई मुश्किल नहीं है ये। फिर अब हमने क्या किया, जो हमारे पास गेहूँ हमने विनोइंग के थ्रू वापस निकाल लिया, अब गेहूँ को पिसा लिया है, लेकिन जो हमारा चक्की वाला था ना, उसने गेहूँ को थोड़ा सा मोटा पीस दिया है। अब हमें कुछ ऐसा खाने की चीज़ बनानी जिसमें थोड़ा पतला पतला जो है आटा चाहिए, बारीक आटा चाहिए। अब हम क्या करेंगे, उस आटे को सीविंग कर देंगे, चलनी से चाल देंगे, है ना। तो चलनी से उसको चाल देंगे, उसको बोलते हैं सीविंग। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं। अब जो हमारा समंदर होता है, समंदर के पानी में आपको पता है कि वो सैलाइन वाटर होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस नमक को अलग करना है पानी से। वो कैसे करेंगे, क्या चाल के थ्रेश करके अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसको एक अलग तरीके से विधि से हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। आपको पता है कि उसमें से वो पानी में मिला हुआ, और पानी
उसके पास एक गुण है क्या, वाष्पन का, जल्दी वाष्पित हो जाता है। तो इसलिए हम वाष्पन का यूज़ करके या एवेपोरेशन का यूज़ करके सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। देखो वाष्पन का यूज़ हमारे प्राचीन आयुर्वेद में भी किया जा रहा है कि जो जड़ी बूटी है उन सबको क्या करके पीस के छाया में सुखा रहे हैं ना, ताकि क्या हो रहा है कि जो जल है वो वाष्पित हो जा रहा है और औषधि का मेन पार्ट जो है वो बचा रह जा रहा है ना। अब एक और चीज़ भी है क्या, जब आप सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग कर रहे होते हैं, जिसमें क्या है कि जो लिक्विड के अंदर सॉलिड अलग से घुला हुआ नहीं है ना, अगर घुला हुआ होता तो एवेपोरेशन का यूज़ करते हैं हम, लेकिन अगर घुला हुआ नहीं है तो हम क्या करते हैं, आराम से लिक्विड को बाहर निकाल देते हैं, ताकि ये भारी कण होते हैं सॉलिड के तो वो नीचे बैठे रह जाते हैं। तो जब ऐसा हम करते हैं इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन या अवसादन। क्या बोलते हैं, अवसादन। फिर अगर हम फिर अगर हमने क्या किया, फिर अगर हमने उसको टिल्ट कर दिया कि इसको बर्तन को थोड़ा सा और टिल्ट करके तिरछा करके और एक्स्ट्रा जल को निकाल दिया तिरछा कर करके, तो इसको हम बोलते थे क्या, डिकेंटेशन या निस्तारण, निस्तारना। जैसे हम चावल को क्या करते हैं, निस्तारण करते हैं, चावल दाल को धोते हैं ना तो उसका पानी निकालते हैं, वो है निस्तारण, डिकेंटेशन है। क्या है, डिकेंटेशन, ये तो याद रहेगा। फिर जब आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय आपको पता है कि चाय के साथ चाय पत्ती तो पीते नहीं हैं, तो चाय पत्ती को आपको उसको अलग करना है। अब आपको ये भी पता है कि तिरछा करके डिकेंटेशन करके हम चाय नहीं निकाल सकते, पत्ती के दाने उतने ज़्यादा हैवी कम होते हैं ना, ऐसा है कि आराम से उस चाय में भी आ जाएंगे। तो फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिल्टर करना पड़ेगा। इसी को बोलते फिल्ट्रेशन या निस्यंदन। क्या करना, फिल्ट्रेशन करना। अब यहाँ ये भी लिखा है कि फ़िल्ट्रेशन के लिए फ़िल्टर पेपर के अलावा क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम। तो फ़िल्ट्रेशन के लिए हम कॉटन का, चारकोल का, रेत का भी यूज़ किया जा सकता है फ़िल्टर के लिए, है ना। कहीं पे डिपेंड करेगा, आप चॉइस ऑफ द फिल्टर डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल टू बी रिमूव्ड। जिस मटेरियल को आप रिमूव करना चाहते हो उसकी साइज़ पे डिपेंड करेगा, कितनी साइज़ का मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा कि फ़िल्टर की जो महीनता होना चाहिए, है ना, फ़िल्टर कैसा होना चाहिए। यहाँ से टी बैग की बात आ रही है कि टी बैग जो है पहले वो मुलायम कपड़ों की बनाई जाती थी, रेशम जैसे, है ना, क्योंकि ये चाय की पत्ती को रोक लेती थी और जल इनके आर पार निकल जाता। रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं था और बाद में लोग जाली या मलमल के कपड़े का यूज़ करने लगे। अंततः उन्होंने फ़िल्टर पेपर का यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे आजकल मोस्टली जो टी बैग्स बनते हैं, तो आजकल के जो टी बैग्स हैं वो कह के बनते हैं फ़िल्टर पेपर के। उसके पहले जो लोग थे वो इसके क्या यूज़ करते थे, गेज या मुस्लिन, है ना, मतलब मलमल वाले कपड़े। उसके पहले रेशम का यूज़ होता था, तो ये कॉमन बात है। अब जो हमारा क्या है, दही से मक्खन प्राप्त करना, उसको ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं मथना या चर्निंग। क्या बोलते हैं, चर्न करना। तो चर्निंग प्रोसेस से दही से मक्खन अलग किया जाता है। तो आपको पता रहेगा कि ये विनोइंग तो है नहीं, विनोइंग आपने पिक्चर देख ली क्या होती है, सीविंग देख लिया। सीविंग क्या होती है कमेंट में बताइए अभी के अभी। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो चुंबक से आकर्षित हो जाते हैं और कुछ चुंबक से आकर्षित नहीं होते, मतलब चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ। तो जब चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ आपस में मिक्स हो जाते हैं तो फिर हम चुंबक का यूज़ कर लेते हैं, ताकि चुंबकीय पदार्थ उससे खिंच जाएँ और अचुंबकीय पदार्थ उससे ना खिंचें। इस चीज़ को बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन या चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो लोग रिसाइकलर्स हैं, मतलब जो पुनर्चक्रण करते हैं, वो आजकल उसी विद्युत चुंबक का यूज़ करने लगे, बड़ी बड़ी विद्युत चुंबक का यूज़ करते हैं क्रेन की मदद से। फिर क्या होता है, उसमें सारे चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, उसमें तो उससे खिंच जाते हैं ना, तो काम की चीज़ बाहर आ जाती है। उस स्क्रैप आयरन का फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है और उसको फिर रीयूज़ कर सकते हैं। तो बस एक बार और हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। चर्निंग किसको करते हैं, कर्ड से वो हमें मक्खन बटर प्राप्त करना है, तो है ना। मिक्सचर क्या होता है, जिसमें दो चीज़ें, दो सॉलिड लिक्विड आपस में क्या हों, मिले हुए, दो से ज़्यादा मटेरियल आपस में, मैटर आपस में मिला हुआ। डिकेंटेशन क्या कहलाता है, तो डिकेंटेशन मतलब होता है निस्तारण, चावल दाल का निस्तारण करते धोने के बाद, है ना, उसमें से लिक्विड निकालते। एवेपोरेशन आप समझते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब फ़िल्टर करना चाय को। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से। मैग्नेटिक आप जानते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब कोई भारी चीज़ नीचे बैठ जाती है और लिक्विड ऊपर आ जाता है, तो उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर सीविंग आप समझते हैं, चलनी से चालने को बोलते हैं सीविंग, है ना। और फिर थ्रेशिंग मतलब पटकना, है ना, पीटना। तो थ्रेशर से आपको समझ में आ रहा होगा। और विनोइंग मतलब विंड का यूज़ करना, हवा का यूज़ करना। बाकी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे।
कुछ चीज़ें इसमें 9th में भी मेथड्स ऑफ सेपरेशन, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे है ये एक शब्द है क्रोमेटोग्राफी, है ना, क्रोमेटोग्राफी। वैसे ये अब नहीं आएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसी वाले पार्ट्स में से आ जाएंगे। तो एक क्रोमेटोग्राफी है, जो इंक है, डाई है, उसके कलर्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। क्रोमो मतलब होता है क्रोमा, कलर, है ना, क्रोमा मतलब कलर। तो कलर को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी होती है। वैसे ही एक विधि होती है आसवन, है ना, आसवन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। तो अगर दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाए और उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, अगर उनके बीच का डिफरेंस, तो हम क्या करते हैं? डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो एक निश्चित टेम्परेचर तक पहुंचाते हैं मिक्सचर को, है ना, उसको गर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिसका एक हमारा लिक्विड है वो एवेपोरेट हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा उस टेम्परेचर पे। तो जो एवेपोरेट हो जाएगा उसको किसी दूसरी नली के थ्रू पे इकट्ठा कर लेंगे, तो ये हमें सेपरेट मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। लेकिन कुछ ऐसे मिक्सचर भी होते हैं जिनमें दो लिक्विड आपस में इस तरह से मिक्स होते हैं जिनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का ये डिफरेंस है ये बहुत कम होता है, मतलब 25 डिग्री केल्विन से कम होता है। जब कम होता है तो हम डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन उसको अलग नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या हिंदी में बोलते हैं प्रभाजी आसवन। क्या बोलते हैं? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन क्या होता है? तो जैसे आपको पता है जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, मतलब आप पेट्रोलियम निकालते हैं ज़मीन से, तो उसके अंदर सब है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, और इन सब के बीच में जो डिफरेंस है इनके बॉइलिंग पॉइंट का, जो बहुत कम है, 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तो फिर हम क्या करते हैं? इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे ये हमें अलग अलग सेपरेट मिल जाते हैं। बस इतना ही याद रखने वाली बात है। तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हुए। अब एक टॉपिक और बचा है, वो है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। वैसे ये 6 to 8 की एसएसटी में मिल जाना चाहिए। अगर ये 6 to 8 की एसएसटी में आपको मिल रहा है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के नाम से, है ना, तो ध्यान रखिए रिसोर्सेज ऑफ इंडिया अलग है, रिसोर्सेज अलग हैं। रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, वो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, वो नहीं पढ़ना है। इंडिया के रिसोर्सेज मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है कि इंडिया में कहाँ नेचुरल, कहाँ भाई टाइडल एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है इंडिया में, कहाँ जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, ये सारी चीज़ें तो ये पढ़ना है आपको, है ना, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को पढ़ना है। तो अगर 6 to 8 की एसएसटी में आपको वो टॉपिक मिल रहा है तो आप उसमें से एक बार देख लीजिए। समय आपके पास कम है, इसलिए मेरे हिसाब से अब वीडियो मत देखिए, तो उस टॉपिक की मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ। आप वरना 10th जो हमारा 9th 10th क्लास का टॉपिक है जो मैंने आपको उस PDF में दिया है, उससे आप उसको कवर कर लीजिए। अगर आपको फिर भी समस्या आ रही है तो कल इस पर कॉमेंट करिएगा, तो एक छोटी सी वीडियो 10 मिनट की मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये कमेंट करके आपको बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।